मैं रितेश कुमार सिंह सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आज पुनः। आज फिर से हम लोग एक नए सब्जेक्ट के डिस्कशन के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमने पिछले भी डिस्कशन में बताया था कि मैं सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हूं, साथ ही 68 बीपीएससी मेंस दे रखा हूं। और कुछ जो डिस्कशन की क्लासेस और सीरीज जो चल रही है, तो उसमें मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से पीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। जिस तरह से चीज़ें पैटर्न बदल रही है, विगत 68 बीपीएससी से चीज़ें बदलना शुरू हुई है, पैटर्न नया है, तो उसमें हल्का उन्होंने यूपीएससी का छाव वहाँ से दिखता है। क्वेश्चन पूछने के जो तरीके हैं उसमें यूपीएससी का प्रभाव दिखता है। तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्चुअल होना होगा हर सब्जेक्ट में। इसी तरह आज का सब्जेक्ट है जिसका की डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, वो है सामान्य विज्ञान का। सामान्यतः देखा जाता है कि सामान्य विज्ञान में जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको थोड़ी सी परेशानी आती है, क्योंकि परेशानी कॉन्सेप्ट की होती है। और इसके लिए क्या है कि आपको ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझना होगा, ध्यानपूर्वक पहले प्रश्न को पढ़ना होगा क्या कह रहा है, और सबसे पहले एक छोटा छोटा टॉपिक बना के कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए आपको उस पर ध्यान देना होगा। तो आज हमारा पुनः जिस सब्जेक्ट का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है सामान्य विज्ञान, और ये टेस्ट कल लिया गया था संडे को, कल की तारीख में। और इसीलिए हम लोग आज इतने जल्दी इसका डिस्कशन कराने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकेंगे कि किस तरह से सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को परीक्षा में हैंडल करना है। जिस तरह का आजकल क्वेश्चन आ रहा है, आप देखिएगा अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है सामान्य विज्ञान में। तो अप्लाइड क्वेश्चन को बनाने के लिए, उसको टैकल करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट का होना बेहद ज़रूरी है, और इसके लिए गहन अध्ययन की ज़रूरत है। तो आज मैं अपने जिस तरह से पीटी क्वालिफाई करने का एक तरीका होता है सामान्य विज्ञान के लिए या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट के लिए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आज मैं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन का डिस्कशन कराऊंगा। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न पर। ठीक। आज हमारा पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला ही प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है हमारा बाहरी पहियों पर उल्टेगा, दूसरा ऑप्शन है अंदर के पहियों पर उल्टेगा, और तीसरा ऑप्शन है हमारा बाहर की तरफ फिसलेगा, और चौथा अंदर की तरफ फिसलेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पर गौर करेंगे। मैंने कहा है कि गहन अध्ययन और इस पर थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान देने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप की बातें यहाँ पर है। पहला ही क्वेश्चन क्या है हमारा, तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति करता है, मतलब एक वृत्ताकार पथ है उस पर गति कर रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें दो तरह के फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। एक होता है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको केंद्रीय बल कहते हैं, जो केंद्र की ओर लगता है। जब भी वस्तु गति में है, गतिमान है, तो एक बल है कहाँ लगता है, केंद्र की ओर, इसे कहता है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक क्या होता है, एक होता है अपकेंद्रीय बल, जो बाहर की ओर लगता है, इसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ क्या लग रहा है, ये क्या कह रहा है कि 4 पहियों वाला वाहन है, ठीक है, 4 पहियों वाला वाहन और वृत्तीय गति में घूम रहा है। इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो प्रभाव क्या पड़ सकता है, अंदर के पहियों पर ये उलट सकता है, ये सही है। ये क्या कह रहा है, बाहर के पहियों पर उल्टेगा, नहीं, ये एकदम गलत है। दूसरा है बाहर की तरफ फिसलेगा, नहीं, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब पूरी तरीके से लगेगा तो बाहर, और अंदर की तरफ फिसलेगा। जब ये 4 पहियों वाला वाहन है, तीव्र गति से जा रहा है, तो स्वाभाविक है ये केंद्र की ओर जाएगा, तो केंद्र की ओर या तो फिसलेगा या फिर पहियों पर उल्टेगा, मतलब अभिकेंद्रीय बल, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स की बातें हो रही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 और 4। तो पहला का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी, 2 और 4, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है हमारा कि साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, क्योंकि क्यों यूज होता है इसके बारे में पूछ रहा है, कारण क्या है। आसान क्वेश्चन है ये। पहला है कि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है। दूसरा है पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। तीसरा है पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। और चौथा क्या है, उपर्युक्त कथनों में से कोई भी नहीं या कोई भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब भी किसी साइकिल या कार में बॉल बेयरिंग का यूज होता है तो वो क्या करता है, वो घर्षण को कम करने के लिए बॉल या बेयरिंग का यूज किया जाता है। जब आप चक्के से, जब वृत्तीय गति में चक्का घूमता है या फिर गतिमान रहता है, उसमें बॉल बेयरिंग नहीं यूज किया जाएगा तो वो क्या होगा, अत्यधिक घर्षण के कारण गति में अवरोध उत्पन्न करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे गति में जब भी अवरोध उत्पन्न करेगा तो चीजें आगे गतिमान नहीं रहेंगी के लिए जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। तो उसी प्रकार साइकिल और कार में लगे बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों होगा, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ाने के लिए, ताकि घर्षण कम हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। पहला है गति का नियम, दूसरा है न्यूटन का पहला नियम, तीसरा है न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम। तो आप लोग भी पढ़े होंगे कि न्यूटन के ही नियम की बातें हो रही है यहाँ पर। गैलीलियो का भी नियम उसे कहते हैं और न्यूटन का ही नियम कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम क्या है, न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या है कि जब भी कोई वस्तु गतिमान स्थिति में रहती है तो वो गतिमान में ही रहना पसंद करती है, और रुकी हुई रहती है तो रुकी हुई पसंद करती है। और दूसरा है गैलीलियो का नियम क्या है कि किसी भी गिरती हुई वस्तु जो होती है वो समय के समानुपाती होती है। जिस गति में वो गिरती है वो उस समय के समानुपाती होती है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम। क्या हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 का बी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि क्रिकेट की गेंद किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी जा सके। ये किसकी बात कर रहा है, फिजिक्स में ये प्रोजेक्टाइल मोशन की बातें हो रही है। ठीक है, कि किस तरह से प्रोजेक्ट करता है वो, चाहे मिसाइल हो या ये सारी जितनी टेक्नोलॉजी काम करती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत आती है। तो ये पूछ रहा है क्रिकेट की गेंद को अर्थात कितनी डिग्री एंगल पर हम मारते हैं तो सबसे लंबा छक्का जाता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ क्रिकेटर जानते होंगे या क्रिकेट खेलते हैं, ऐसी बातें नहीं है। जो क्रिकेट खेलते हैं उनको भी नहीं मालूम है, ये स्टूडेंट को ही पता होगा जो गहन अध्ययन किए होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो हमारा ऑप्शन है 36 से 60 डिग्री का कोण, दूसरा है 36 से 45 डिग्री का कोण, तीसरा है 36 से 30 डिग्री का कोण, और चौथा है 36 से 15 डिग्री का कोण। इसका सही आंसर का 36 पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल में आप क्या कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा हो जाता है क्या आंसर डायरेक्ट, कि वैसे भी ये स्ट्रेट क्वेश्चन है कि जब भी कोई भी बैट्समैन 45 डिग्री एंगल पर सटीक 6 मारता है तो वो सबसे लंबा 6 जाता है स्टेडियम में। ठीक, 40 बैठ के वो 6 मारता है, एंगल बना के 36, तो वो क्या जाता है, 45 डिग्री कोण बनाता है वो, और 45 डिग्री के कोण पर ही सबसे लंबा छक्का जाता है। ठीक है, तो यही हमसे क्वेश्चन किया जा रहा था। 4 का क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पर, 5वें प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल क्या हो जाएंगे, ऑप्शन देखेंगे, उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, उपग्रह के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
पहला उस स्थान पर शून्य होता है। क्यों होता है? कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है, क्योंकि पृथ्वी से दूर वहां पर रहता है और वहां पर क्या हो जाता है, क्योंकि जब भी मतलब कृत्रिम उपग्रह के अंदर हैं आप, तो उसका एक अलग अपना वॉल्यूम वातावरण हो जाता है, और वहां आप जाते हैं तो उसके अंदर आपको क्या लगता है, आप देखे होंगे एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं ना, तो वो उड़ते रहते हैं, तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उनको भारहीनता का अनुभव होता है। जब भी ऊपर वो जाते हैं, जब भी वो पृथ्वी के आकर्षण वहां पर क्या हो जाता है, जब भी वो ग्रेविटी जो होता है तो वहाँ बहुत कम हो, बहुत कम क्या, ना के बराबर होती है, जिसके कारण लोग वहां पर क्या करते हैं, भारहीनता का अनुभव करते हैं और पृथ्वी के आकर्षण से बहुत दूर है। इसीलिए उस स्थान पर जहां वो होते हैं वहां पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है आकर्षण बल पृथ्वी का, क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति क्या करता है, भारहीनता का अनुभव करता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 का ए। ठीक है, अगले प्रश्न पे आएंगे। क्या कह रहा है कि एक नियमित बेलनाकार वाहिका में एक द्रव को एक निश्चित ऊंचाई तक रखा जाता है। यदि इस वाहिका को दूसरे ऐसी वाहिका के साथ प्रतिस्थापित करते हैं जिसकी तली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो, तो तली पर दाब क्या होगा? क्या कह रहा है अंत में, देखिएगा, जिसकी तली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो, कह रहा है। ठीक है, अप्रभावित रहेगा, घटकर पूर्व दाब का आधा हो जाएगा, बढ़कर पूर्व दाब का दोगुना हो जाएगा और घटकर पूर्व दाब का 1/4 रह जाएगा। नहीं, इसका आंसर क्या होगा हमारा, बढ़कर पूर्व दाब का जो क्या हो जाएगा, वो पहले दाब लगा हुआ था, क्या था, पहले जो दाब लगा हुआ था उसका क्या हो जाएगा, ये दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अनुप्रस्थ काट का जो क्या होता है क्षेत्रफल, तो वह नली का क्या हो जाता है, वो प्रभावहीन हो जाता है, जिसके कारण क्या कह रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो। ठीक है, क्षेत्रफल जब भी आधा हो जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 6 का सी आ जाएगा। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तोला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधा सा बात है, क्या पानी में डूबी हुई वस्तु जब भी आप पढ़ते हैं किसका याद आता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत याद आता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, जब भी कोई वस्तु पानी में अंशतः या पूर्णतः डूबी होती है तो उसमें एक डूबी हुई वस्तु के आभासी भार में एक कमी आती है। तो क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तोला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधा सा बात है, कमी होगी। सीधा आर्किमिडीज का सिद्धांत इस पर अप्लाई होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा क्या क्या है कि क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को अलग किए जाने सकने का क्या कारण है? अभी पहला क्वेश्चन बताए थे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहता है, अभी केंद्रीय बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, हमारा 8 क्वेश्चन भी कह रहा है व्हाट इज द रीजन ऑफ द सेपरेशन ऑफ अ फैट फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम सेपरेटर? क्या होता है, क्रीम को निकालने वाला जो मशीन होता है जिसमें दूध महते हैं, हम दूध को उसको कहा जाता है कि महते हैं, महने के बाद उसमें से निकलता है क्रीम। तो जब भी वो घूमता है तो क्या होते रहता है, पूरा गति के साथ वो घूम रहा है और उसके साथ क्रीम छटते हुए कैसे जाता है, ऊपर लगता है। उसका जो अपना वॉल्यूम होता है, जो सतह होता है चारों तरफ, क्रीम उड़ के वहां लगता है और वहीं से क्रीम को बटोरा जाता है। तो वो क्या करता है, वो एक तरह से अपकेंद्रीय बल का उदाहरण। सेंट्रीपिटल फोर्स ने क्या कहा था, केंद्र की ओर बल। यहाँ क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, उल्टा लग रहा है, मतलब वो छींटे पड़ रहे हैं उस, मतलब बल तो यहाँ यहाँ घूम रहा है लेकिन लग कहाँ रहा है, केंद्र से बाहर, अर्थात अपकेंद्रीय बल है। तो क्रीम दूध का क्रीम का दूध से निकलना किस बल का उदाहरण हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब, ठीक है, क्या कह रहा है? पहला, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, वायुमंडलीय दाब से कम होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, या वायुमंडलीय दाब का आधा होगा। जब भी कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, साबुन का बुलबुला जो है वातावरण जो आप छोड़ते हैं तो क्या रहता है? बुलबुले के रूप में बना हुआ रहता है, अर्थात उसके अंदर का जो दाब है वो बाहरी वातावरण के दाब से ज्यादा है। क्योंकि यदि बाहरी वातावरण के दाब से उसका दाब कम रहेगा तो वो फट जाएगा तुरंत। क्या हो जाएगा? वो तुरंत फट जाएगा, क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब भी जल में क्या होता है, साबुन घुलता है तो उसका सरफेस टेंशन क्या होता है? कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और पृष्ठ तनाव कम होने के कारण क्या होता है? बुलबुले के अंदर का जो दाब है वो बाहरी वातावरण के दाब से अधिक होता है, इसीलिए वो एक आकार लिए हुए होता है, बुलबुला का आकार लिए होता है। वो चाहे कभी क्षैतिज आकार ले ले, कभी इलिप्टिकल हो, पैराबोलिक हो, कोई भी आकार लिए रहता है, क्योंकि उसके अंदर का जो दाब होता है वो बाहरी दाब से ज्यादा होता है। क्योंकि यदि बाहरी दाब ज्यादा हो जाएगा तो वो फट जाएगा, लेकिन वो क्या रहता है? एक शेप में रहता है, क्योंकि उसके अंदर का दाब ज्यादा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब से बुलबुला का जो दाब है वो अधिक है। तो हमारा आंसर ए आ जाएगा, 9 का ए आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है। निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सा इस तथ्य का सत्यापन करता है कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश अधिक तेजी से गमन करता है? क्या करता है? अधिक तेजी से गमन करता है। स्वाभाविक है, ये क्या है? पहला है, रात्रि में आकाश में तारों का टिमटमाना, ऐसा तो कुछ नहीं। माचिस की तीली का जलना, नॉर्मल सी बातें हैं। तड़ित झंझा जो थंडर स्टॉर्म रहता है, ठीक है, और मरीचिका मिराज की बातें कर रहा है। तो सीधा सा बात है कि थंडर स्टॉर्म जब बिजली कड़कती है तो आप देखे होंगे कि प्रकाश जो है पहले सबसे चमकेगी और आवाज आपको बाद में आएगी। देखे होंगे, कह रहा है ध्वनि की तुलना में प्रकाश अत्यधिक तेजी से गमन करता, मतलब जब भी बिजली कड़कती है तो आप क्या देखते हैं? प्रकाश बहुत तेजी से आपके पर इफेक्ट करता है। जब भी आप खुले आसमान में हो या रूम में भी हो तो आप खिड़की पर चमकते हुए नजर आएगा, तो उसमें क्या दिखेगा आपको? कि रोशनी पहले आ गई और आवाज बाद में आ रही है। यही साबित करता है कि प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल की तुलना में ज्यादा है। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, उसमें क्या है? तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा सी, 10 का सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्टील रबर से अत्यधिक प्रत्यास्थ है, क्योंकि किसकी बात हो रही है? इलास्टिसिटी की बात हो रही है। पूछ, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज, क्या कारण है? ऑप्शन देखते हैं। स्टील सरलता से विरूपित हो जाते हैं। दूसरा, स्टील रबर से अधिक कठोर हैं। स्टील को अधिक विरूपण बल चाहिए। और स्टील कमी क्या है? स्टील रिडक्शन डज नॉट डिफॉर्म, विरूपित नहीं होते हैं। क्या है? विरूपित नहीं होते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर हमारा क्या आ जाएगा? कि स्टील जो है क्या है? रबर से ज्यादा कठोर है। स्टील क्या है? रबर से ज्यादा कठोर है। क्योंकि जब भी इस पर कोई बल हम लगाते हैं, कोई भी विरूपण बल लगेगा स्टील की प्रत्यास्था को, तो जब भी हम बल लगाएं तो ये क्या होगा? तेजी से इलास्टिसिटी का, इलास्टिक का ये काम करेगा, क्योंकि स्टील जो है रबर से अधिक कठोर है। इसका हमारा आंसर आ जाएगा 11 का बी। रबर से कठोर है ना स्टील, कॉमन सेंस की बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 12। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव हो जाता है। किसी भी शुद्ध जल में जब हम लोग डिटर्जेंट मतलब वॉशिंग पाउडर मिलाते हैं तब क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव हमारा क्या हो जाता है? जिसके
शुद्ध जल में डालते हैं तो क्या डिटर्जेंट किस यूज किया जाता है? कपड़ा को साफ करने के लिए, मैल को दूर करने के लिए। तो मैल जो चिपका हुआ रहता है कपड़ा में किस कारण से चिपका हुआ रहता है? कि पृष्ठ तनाव बहुत ज्यादा, उसी पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। मैल कैसे निकलता है? जब आप उसमें डिटर्जेंट डालते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव, शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। और इसी पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के घटने के कारण मैल जो है निकलता है कपड़ों से। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 12 का बी आ जाएगा, 12 का बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या है कि साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छादन रातें गर्म होती है, क्योंकि मेघ मुख्यतः, ये भी आपका कॉमन सेंस पर आधारित क्वेश्चन है, कि जो साफ रात होती है उसमें जब मेघ लगे हुए रहते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? रातें गर्म हो जाती है, ज्यादा उमस वाला रात आप देखते होंगे। तो इसका आप देखते हैं ऑप्शन, वायुमंडल से उष्मा का अवशोषण करते हैं, उसे पृथ्वी पर भेज देते हैं। आकाश की शीतलता तरंगों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। पृथ्वी द्वारा दी गई उष्मा को वापस परावर्तित कर देता है, ठीक है। और चौथा, उष्मा पैदा करते हैं तो उसे पृथ्वी की ओर विकिरणित कर देता है। क्या कह रहा है? साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छादन रातें गर्म होती है। पूछ रहा है कि मेघ लगे हुए जो रात होते हैं वो गर्म क्यों होते हैं? तो सीधा सा हमारा है कि पृथ्वी द्वारा दी गई उष्मा को वापस परावर्तित कर देता है, वो जाने ही नहीं देता है। बादल जब भी लगा हुआ रहता है तो आपने पढ़ा है ना, लघु तरंगे दीर्घ तरंगे, पृथ्वी जो उष्मा उसको परावर्तित करके वापस भेजती है। उष्मा बजट पढ़े होंगे आप लोग फिजिक्स में, तो उसमें भी ये चीज आपको, इसका कंसेप्ट आपको मिल जाएगा उष्मा बजट में। उष्मा बजट में क्या बताया? जितना भी प्रकाश वहां हमारा नीचे आता है वो और कई माध्यमों से वो वापस परावर्तित होके जाता है। तो नीचे जो तरंगे आ रही है वो तरंगे जब पृथ्वी वापस उन्हें भेजता है तो वो मेघ क्या करता है, बादल क्या करता है, उसे रुक करके पुनः उसको नीचे पृथ्वी पर भेज देता है। यही कारण है कि पृथ्वी द्वारा दी गई उष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। इसके लिए मेघ वाली रातें जो होती है साफ आकाश के तुलना में ज्यादा गर्म होती है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 13 का सी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तेज गर्मी के मौसम में मुख्य रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्टि भ्रम की घटना किस सिद्धांत पर काम करती है? ये जो मृग मारीचिका की बातें होती है, मिराज की बातें ना, मिराज मिराज पढ़े हो? इसमें इल्यूजन ऑफ विजन, मतलब भ्रम होता है कि ऐसा चीज है परंतु वो होता नहीं है। आपको ज्यादातर आपको तेज गर्मी में दिखेगा, और रेगिस्तान में नहीं, इवन आपको रोड पर भी जब आप गाड़ी चलाएंगे तो उसके आगे आपको लगेगा शीशा के आगे रोड पर पानी भी खड़ा हुआ, परंतु ऐसा होता नहीं है। दृष्टि भ्रम है, मिराज। इसको मृग मारीचिका कहा जाता है कि होता कुछ और है, आपको दिखता कुछ और। हमसे पूछ रहा है कि रेगिस्तान में घटित होने वाले दृष्टि भ्रम की घटना किस सिद्धांत पर काम करती है? तो मिराज का सिद्धांत क्या हो जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये काम करती है। किस पे काम करता है? पढ़ा भी होगा आपने। ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये काम करता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15, कि बंद कमरे में रखे किसी चालू रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यदि खुला रख दिया जाए तो कमरे पर उसका नेट प्रभाव क्या होगा? ठीक है। रेफ्रिजरेटर दरवाजा को यदि, फ्रिज के दरवाजा को यदि हम खोल देते हैं तो पूछ रहा है क्या कि रूम टेम्परेचर का पर क्या इसका इंपैक्ट पहुंचेगा। ये क्या है? ये कमरे को ठंडा कर देगा, ये कमरे को गर्म कर देगा, और यह औसतन कोई प्रभाव नहीं डालेगा, यह तापमान को ऊपर नीचे करेगा, नहीं, तापमान को ऊपर नीचे नहीं करेगा। दूसरा है, यह औसतन कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव तो डालेगा, जब भी फ्रिज खोलेंगे तो कोई ना कोई प्रभाव तो आना ही है। यह कमरे को ठंडा कर देगा।
फ्रिज का जो वॉल्यूम है उसका इतना क्षमता नहीं है कि वो रूम टेम्परेचर को ठंडा कर दे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उल्टा ये गर्मी करेगा कमरे को, क्या करेगा, रूम जो टेम्परेचर है, तो ये रूम टेम्परेचर का अपना एक तापमान है रूम टेम्परेचर, और एक फ्रीज है, फ्रीज का क्या है कि एक सीमित वॉल्यूम है, एक सीमित आयतन है और उसी को वो कर रहा है। तो जब भी से ठंडी हवाएं यहाँ निकलेगी, मतलब फ्रीज का रेफ्रिजरेटर, तो एट ए टाइम वहाँ पर जो रहेगा, तो गेट खोल दिए, वहाँ से ठंडी हवाएं कुछ ही दूरी के लिए आ रही है, वो क्या करेगा, रूम टेम्परेचर के साथ मिलके उल्टा ही कमरे के तापमान को और बढ़ा देगा, अर्थात गर्म कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15 का बी, यह कमरे को और गर्म कर देगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। परम शून्य ताप क्या है? क्या चीज पूछ रहा है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या पूछ रहा है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। तो जीरो टेम्परेचर का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों का वाष्प जम जाते हैं, जी नहीं। वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। परम शून्य ताप का मतलब ही होता है न्यूनतम शून्य ताप जो होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या होता है? न्यूनतम संभव जो तापमान हो, जो कम से कम मिनिमम होगा, वो हो जाएगा। इसका डेफिनेशन है कि न्यूनतम जो संभव तापमान है वो परम शून्य ताप है। तो 16 का हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछ रहा है कि पसीने का मुख्य उपयोग, पसीने का मुख्य उपयोग के बारे में हमसे पूछ रहा है। सीधा सा कॉमन सेंस की बात है, पसीना निकलता क्यों है बॉडी से? बॉडी को बैलेंस, टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए। आसान क्वेश्चन है। शरीर का ताप नियंत्रित रखने के लिए, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रख, शरीर में 20%, सीधा सा बात है, पहला आंसर हो जाएगा। शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस्ड वे में रखने के लिए, इसके लिए पसीना निकलता है। तो 17 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 18वां प्रश्न है कि ध्वनि के तारत्व का नियम में से क्या लक्षण है? क्या पूछ रहा है? ध्वनि के तारत्व का नियम में से क्या लक्षण? देखिए, यदि शुद्ध हिंदी में यहाँ अनुवाद किया जाता है ना, तो कभी कभी सामान्य विज्ञान में आपको क्या हो जाएगा कि ज्यादातर लोग क्या रहते हैं, इसको हिंदी माध्यम के भी बच्चे 11th 12th हो, 10th हो, बहुत सारे और बहुत सारा शब्दावली जो आती है वो इंग्लिश में प्रयोग होती है, और जब कभी हिंदी में देखते हैं तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो शुद्ध हिंदी में। तो कभी कभी इंग्लिश के प्रश्न को भी एक बार देख लीजिए, तो हो सकता है आप इन क्वेश्चन को देख के, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख के आप इसका हल निकाल सकें। तो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है? इंग्लिश एक बार देख लें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिच ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड की बातें की जाए, ध्वनि के तारत्व के नियम। ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई देना उसके तारत्व पर निर्भर करता है? बिल्कुल नहीं। तारत्व को समान आवृत्ति या समान तीव्रता की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। पुरुषों की ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की ध्वनि की अपेक्षा अधिक होता है? ऐसा कुछ नहीं है। तारत्व के कारण ध्वनि मोटी अथवा तीक्ष्ण या बारीक होती है, यही डेफिनेशन भी है तारत्व का, कि ध्वनि मोटी और तीक्ष्ण और बारीक होती है, यही तारत्व का नियम है, ये नियम ही है तारत्व का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 18 का डी। क्या आंसर आ जाएगा 18 का डी। और ध्वनि का तारत्व जो है किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है, अर्थात जितना आवृत्ति रहेगा उतना ही तारत्व बढ़ेगा, जितना आवृत्ति बढ़ेगा उतना तारत्व, जितना तारत्व है उतना आवृत्ति, ठीक है। तो ध्वनि का तारत्व क्या है? अभी आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18 का डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 19वां प्रश्न कि एक जैव पद्धति में जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, थोड़ा सा अनुवाद में यहां दिख गया, ए बायोलॉजिकल मेथड इज व्हिच अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज्ड इन। पूछ रहा है ये कि पराश्रव्य ध्वनि जो है किस में यूज होता है? तो किस में यूज होता है?
आपने सुना ही है अल्ट्रासोनिक इसमें के सोनार में भी वगैरह में यूज होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सोनोग्राफी। किस में यूज होता है, सोनोग्राफी में। तो 19 का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक का जो क्या होता है, मतलब शरीर के अंदर क्या चल रहा है, क्या कौन बॉडी ऑर्गन्स खराब हो गए वगैरह को चिकित्सा क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा सोनोग्राफी का यूज होता है। विशेषकर जब महिलाओं गर्भ में शिशु पलते हैं तो उनकी स्थिति, उनकी गतिविधि जानने के लिए आपको पराश्रव्य ध्वनि के सोनोग्राफी जो होती है वो पराश्रव्य ध्वनि सिद्धांत पर काम करती है, और इसी सोनोग्राफी के मदद से के अंदर शिशु की अवस्था, उनकी गतिविधि, हालचाल, ये सारा चीज जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है किसमें, सोनोग्राफी। चिकित्सा क्षेत्र में ज्यादा यूज होता है इसका, ठीक है। हालांकि जितने भी चीजें सब चिकित्सा से क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन सोनोग्राफी में वही होता है कि पेट के अंदर, गर्भ के अंदर आप देखते हैं क्या गतिविधि चल रही है। तो 19 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सोनोग्राफी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चंद्रकेश वेंकट रमन जी, बड़ा ही भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला तात्कालिक क्षण था जब सीवी रमन जैसे लोग आपको गुलाम भारत में ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स लेके आते हैं, तो भारत के गौरव को दुगुना करने का ये क्षण हो जाता है। और इन्हीं के द्वारा रमन इफेक्ट दिया गया था, रमन इफेक्ट था जो सीवी रमन के द्वारा दिया गया था। तो ये रमन इफेक्ट किसका था, प्रकाश के स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए था। किसके लिए था, लाइट स्कैटरिंग या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए था। किसके लिए था, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। इसी को क्या भी कहा जाता है, इसी को रमन इफेक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रमन इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। और ये इनको फिजिक्स के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको फिजिक्स के लिए 1930 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। किस वर्ष दिया गया था, 1930 में सीवी रमन साहब को फिजिक्स में स्कैटरिंग ऑफ लाइट के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए, सफलता के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 20 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकीर्णन। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 21 है। क्या कह रहा है कि प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है। ठीक है, किस प्रयोजन से होता है। पहला है कि भीड़ वाले महानगरों में रात में यातायात जाम होने पर मार्गदर्शन करने और जाम हटाए। बिल्कुल नहीं, प्रकाश स्तंभ इतना हेवी लाइट यूज क्यों किया जाएगा। पहले इंग्लिश में देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सट्रीमली ब्राइट लाइट इन द लाइट हाउस। एक्सट्रीमली ब्राइट लाइट की बातें कर रही है, तो ट्रैफिक में एक्सट्रीम ब्राइट लाइट का यूज नहीं होता है। धार्मिक स्थानों पर रात में एकत्रित भीड़ का मार्गदर्शन करना और उनकी सहायता करना नहीं, इलॉजिकल पॉइंट है। रात में आने वाले युद्धपोतों को बंदरगाह का स्थान बताना, जी नहीं। समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना, क्योंकि हो सकता है जैसे बड़े बड़े जो व्यापारिक मार्ग है, जल मार्ग में बहुत सारे जहाज आते हैं, अन्य अन्य देशों के आते हैं, तो उसमें ये प्रकाश स्तंभ का काम क्या हो जाता है कि विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना। ये प्रकाश स्तंभ क्या बताते हैं उनको, फ्री रोडवेज बताते हैं कि हाँ भाई आप इधर से जाइए, यहाँ रास्ता फ्री है, बहुत दूर तक यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक जल मार्ग में नहीं है आपको। तो इसको बताने के लिए प्रकाश स्तंभ का यूज किया जाता है, और साथ ही साथ चेतावनी भी उनको देना होता है कि आगे कुछ है, कुछ भी। तो 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। प्रकाश स्तंभ का यूज क्यों होता है, समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना, उन्हें चेतावनी देने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 22वां प्रश्न है। ठीक है, 22वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा। Which of the following is more suitable for objective type question? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कौन सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल टेक्स्ट रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जी नहीं, इसमें जो यूज होता है वो होता है आपको
ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन, ये तकनीक यूज होता है वस्तुनिष्ठ की परीक्षा में। सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन। ओके, ये यूज होता है। तो हमारा आंसर 22 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 23वें पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन हमारा है कि एक उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि यह कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, बिल्कुल। जब वस्तु की ओर बढ़ती है प्रतिबिंब फोकस की ओर चलता है, जी नहीं। दर्पण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति पर निर्भर होते हुए प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है, नहीं। जब वस्तु की फोकस दूरी की आधी दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा हो जाता है, नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी हुई है, तो कथन कौन सा सही होगा? हमारा कथन ये सही होगा कि यह कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाए। सबसे सटीक हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये कभी भी उल्टा प्रतिबिंब जो है नहीं बनाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां प्रश्न। चौबीसवां प्रश्न कह रहा है कि वाहनों के उग्र दीपों हेडलाइटों में अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, क्यों? आसान है, उत्तल अवतल के बारे में पूछ रहा है आपसे। क्यों यूज किया जाता है हेडलाइट में? तो सीधा सा बात है, वो क्या करते हैं? पहला ऑप्शन बल्ब से आने वाले प्रकाश को आसपास के वाहनों पर केंद्रित करता है, नहीं। समांतर किरणें भेजता है, हाँ ये करता है, समांतर किरणें भेजता है वो। 24वां क्या करता है? सेंड्स आउट पैरेलल रेज, ठीक है। और हेड के आकार में अच्छी तरह फिट हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। अन्य दर्पण की तुलना में सस्ता होता है, इसका भी कोई मतलब नहीं। तो इसका सटीक हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, ये समांतर किरणें भेजता है। अवतल दर्पण जो प्रयुक्त होता है ये क्या करता है? समांतर किरणें भेजता है, जिसके कारण ये हेडलाइट में यूज किया जाता है। तो 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है हमारा 25वां, ठीक है, को मिटा लेते हैं। 25वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि जैसे जैसे सूर्य प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, सूर्य की किरणें वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म धूल के कण, पराग काजल और दूसरे सूक्ष्म कणीय पदार्थों द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। तथापि हमें ऊपर देखने पर मध्याह्न में आकाश नीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? हमने देखा जिस भी कलर का दिखाई दे उसका सीधा सा संबंध किससे है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। किससे है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन से है। जब भी आकाश में नीला दिखाई देता है तो उसका सीधा सा मतलब प्रकीर्णन से, अर्थात नीला प्रकाश सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। जब ऊपर देखने मध्याह्न में आकाश जो है नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीला प्रकाश सबसे प्रकीर्णित होता है। और इसमें इतना नहीं जाना, सीधे देखना है कि कहाँ पर स्कैटरिंग लाइट की बात की है, तो यहाँ प्रकीर्णन की बात की गई है। तो ये इसका सही आंसर है एकदम, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। तो 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है।